Children, today we are going to read the last chapter of your book Flamingo, Indigo by Louis Fisher. Rest of the chapters have been deleted by CBSE, so this will be your last chapter in prose section. Indigo. What is indigo? You might be aware of indigo. Indigo नील, जिससे कि कपड़े कलर करने के लिए काम आता है, उसमें वाइटनेस लेके आने के लिए काम आता है. तो इंडिगो आर ग्रोन इन प्लांट्स. और इंडिगो की एक स्पेशलिटी है कि जिस भी धरती में इसको लगाया जाता है, जिस भी लैंड में इसको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो उसके बाद काफ़ी सालों तक इसमें कोई दूसरे अनाज पैदा नहीं हो पाते. मीन्स इट रेंडर्स द लैंड अनफर्टाइल. ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंडिगो की खेती से रिलेटेड है और गांधी जी से भी रिलेटेड है. उनकी जो मूवमेंट थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसकी इनिशिएशन है. So in this chapter we will read about an incident which took place in 1917 before independence. 1917 की इंसिडेंट है जो कि स्वतंत्रता के पहले की बात है. The place was चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. The poor sharecroppers were compelled to cultivate indigo. जो गरीब बटाईदार थे, शेयर क्रॉपर्स, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती, जो किराए पे ज़मीन लेके खेती करते हैं और उसके बदले वो कुछ क्रॉप अपनी उपज सरेंडर करते हैं जिसकी ज़मीन होती है लैंडलॉर्ड को. तो उनको बाधित किया जा रहा था इंडिगो प्लांटेशन के लिए. एंड आपको प्रॉब्लम पता है कि प्लांटिंग इंडिगो रेंडर्ड द लैंड अनफर्टाइल एंड बैरन. उससे ज़मीन जो थी अनफर्टाइल हो जाती थी. इसमें ये होता है कि एक पुअर यौमन होता है जो फार्मर होता है, उन्हीं की तरह शेयर क्रॉपर राजकुमार शुक्ला. He was an illiterate sharecropper. He went to Lucknow to seek Gandhi's help to fight against this injustice. क्योंकि उनको कंपेल किया जा रहा था तो उनका जो एडिबल क्रॉप था वो उगा नहीं पाते थे और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन उनकी हो गई थी. And in this chapter we learn how Mahatma Gandhi struggled for the underprivileged and humiliated peasants of Bihar. And this is the incident which marked the beginning of Mahatma Gandhi's civil disobedience movement. So, before we start the chapter, let us read a little bit about the author. Here you see Louis Fisher, 1896 to 1970, was born in Philadelphia, USA. He served as a volunteer in the British Army between 1918 to 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times. इन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पे अपनी कैरियर की शुरुआत की और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा. द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस. तो ये सारी पब्लिकेशंस के लिए इन्होंने लिखा. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएस की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी भी रह चुके थे. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ये जो है एक उसमें से अंश लिया गया है. लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो लुइस फिशर की बुक है उसका एक अंश है. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट जो है वो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी को उन बहुत सारे अच्छे किताबों में से एक समझती है. जो बेस्ट बुक्स हैं महात्मा गांधी की लाइफ पे लिखे हुए हैं उनमें से एक मानती है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी रिटन बाय लुइस फिशर को. नोटिस दिस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट. ये एक्सप्रेशंस आपको टेक्स्ट में मिलेंगे, पढ़ते हुए चैप्टर में मिलेंगे. इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट. और आपको इनकी मीनिंग पता करना है पढ़ के संदर्भ में इसकी क्या मीनिंग आ रही है. दीज आर सम एक्सप्रेशंस. अर्ज द डिपार्चर, हार्बर अ मैन लाइक मी, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, सीक अ प्रॉप. तो आप पढ़ते हुए ध्यान रखना कि इनकी मीनिंग क्या आ रही है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. ये लुइस फिशर बता रहे हैं कि जब वो पहली बार गांधी जी से मिले 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में.
जो कि सेंट्रल इंडिया में है. एक्चुअली इट इज़ सिचुएटेड इन महाराष्ट्र एंड वेयर गांधी स्टेड फ्रॉम 1936 टू 1948 टिल हिज डेथ. तो ये वो जगह है, सेवाग्राम महाराष्ट्र में है एक गांव, जहाँ पे कि गांधी जी 1936 से लेके 1948 तक रहे, अपने लास्ट मोमेंट तक. तो जब वो उनसे मिलते हैं पहली बार तो गांधी जी बताते हैं उनको कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे हुआ, मतलब मुझे कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि मैंने तय किया कि मुझे ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने के लिए दबाव बनाना है. ये 1917 का ईयर था. He had gone to the December 1916 एनुअल कन्वेंशन. वो गए थे, अब लुईस फिशर बता रहे हैं कि गांधी जी गए थे दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन, जो लार्ज फॉर्मल असेंबली या मीटिंग होती है ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी, उसमें गांधी जी गए हुए थे और ये था ईयर था 1916. There were 2301 delegates and many visitors. वहाँ पे 2301 डेलीगेट्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सारे गेस्ट्स थे, विजिटर्स भी थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड. प्रोसीडिंग मतलब वो कार्य चल रहा था उनका, जो मीटिंग चल रही थी उसके बारे में गांधी जी नैरेट करते. रिकाउंटेड मीन्स नैरेटेड, बताते हैं, सुनाते हैं. A peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. एक peasant आता है उनके पास. peasant means किसान, farmer. गांधी जी के पास आता है और वो कैसा दिख रहा था, जैसे कि नॉर्मली peasants मतलब किसान जो जैसे दिखते हैं वैसे ही दिख रहा था, गरीब और emaciated, lean and weak, बहुत ही दुबला पतला. और कहता है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए, मेरे ज़िले में आए. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी ने अभी इसके पहले इस जगह के बारे में नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. ये टावरिंग हिमालयाज के फुट हिल्स में है. मीन्स फुट हिल्स मीन्स लोअर स्लोप ऑफ द माउंटेन. तो उसके नीचे तलहटी में नेपाल के किंगडम के पास है. अंडर एन एंसेंट अरेंजमेंट. और वहाँ पे क्या था कि पुराने एक व्यवस्था के अनुसार द चंपारण पीजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स. चंपारण के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे. उनके अपने लैंड नहीं थे, वो दूसरे लैंडलॉर्ड से और ब्रिटिशर्स से, जो कि लैंड ओनर थे ब्रिटिशर्स, उनसे किराए पे लेके, रेंट पे लेके ज़मीन अपनी खेती करते थे, क्योंकि वो बहुत पुअर थे. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक थे. ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट. वो अनपढ़ थे लेकिन रिजोल्यूट मीन्स डिटर्मिन्ड, दृढ़ संकल्प वाले थे. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन to complain about the injustice to the landlord system in Bihar. और वो कांग्रेस सेशन में आए थे कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, जो इनजस्टिस हो रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम मतलब ज़मींदारी प्रथा बिहार की थी, उसमें जो इनजस्टिस, अन्याय हो रहा था उसके बारे में वो कंप्लेन करने के लिए आए थे. एंड somebody had probably said speak to गांधी. और किसी ने शायद ये सुझाया था उनको कि गांधी जी से बात करो. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. गांधी जी शुक्ला से बताते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट है इसके पहले कानपुर में, और वो संकल्पित हैं इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जाने के लिए. शुक्ला accompanied him everywhere. लेकिन शुक्ला, राजकुमार शुक्ला जो होता है, गरीब किसान होता है चंपारण का, वो उनका साथ नहीं छोड़ता और उनके पीछे पीछे जहाँ भी जाते हैं गांधी जी वहाँ वो पहुँच जाता है. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. फिर वो अपने साबरमती आश्रम आते हैं वापस, जो कि अहमदाबाद में थी. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. और शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम में आ जाते हैं. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड. फिक्स अ डेट ही बेग्ड. और काफ़ी सप्ताह तक वो
उनका एक साथी रहता, उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ते और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक डेट फिक्स करिए। किस चीज़ के लिए? उनके साथ चंपारण जाने के लिए। Impressed by the sharecropper's tenacity and the story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. कहते हैं कि उस शेयर क्रॉपर की टेनासिटी जो थी, परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन जो था उसका, दृढ़ संकल्प देख के और उसकी कहानी सुन के गांधी जी मूव हो जाते हैं, टच करती है उनकी कहानी, उससे वो बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस डेट को कलकत्ता में जाने वाला हूँ, वहाँ पे आके तुम मुझसे मिलो, वहाँ तुम आओ और मुझसे मिलो और मुझे वहाँ से अपने साथ लेके चलो। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए, क्योंकि जो डेट गांधी जी ने दिया था वो काफ़ी दिनों के बाद था। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। जब गांधी कलकत्ता अराइव करते हैं, पहुंचते हैं, तो वहाँ पे वो शुक्ला को बैठे हुए फर्श पे, जैसे नीज बेंड करके बैठे रहते हैं, बैक पे फर्श पे वो बैठा हुआ है, ज़मीन पे बैठा हुआ है। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और वो इंतज़ार करता है जब तक गांधी जी फ्री नहीं होते। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और तब वो लोग ट्रेन लेके पटना, जो कि कैपिटल है बिहार का, वहाँ जाते हैं। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, who later became president of the Congress Party and of India. वहाँ राजकुमार शुक्ला उनको लेके जाते हैं एक वकील के पास जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, आप जानते होंगे, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और फिर फ्री इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। राजेंद्र प्रसाद was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. उस समय राजेंद्र प्रसाद शहर के बाहर थे, लेकिन उनके सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे, क्योंकि वो एक गरीब किसान था जो कि अक्सर आया करता था, ट्रबल्ड परसिस्टेंटली, पेस्टर करता था, मतलब अक्सर आता था और परेशान करता था उनके मास्टर को, मतलब राजेंद्र प्रसाद को, कि गरीब जो इंडिगो नील वाले किसान थे, इंडिगो के बटाईदार थे, जो इंडिगो उगाने वाले गरीब किसान थे, उनकी मदद करें। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन, और इसलिए उन्होंने उसको ज़मीन पे बैठने दिया, क्योंकि पता था कि गरीब किसान है और अपीयरेंस से गांधी जी भी उसके फ्रेंड नज़र आ रहे थे, तो उन लोगों ने गांधी जी को पहचाना नहीं और उनको भी साथ में वहीं पे धरती पे बैठने के लिए कह दिया, तो वो फर्श पे बैठ गए थे दोनों। गांधी whom they took to be another peasant, गांधी जी को उन्होंने दूसरा किसान ही समझा था। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स। लेकिन गांधी जी को उन्होंने, जब पानी मांग रहे थे गांधी जी, तो उन्होंने उनको बकेट से पानी निकालने नहीं दिया, वेल से, कुएं से पानी निकालने नहीं दिया। लेस्ट, इट इज़ अ कंजंक्शन विच मीन्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, ताकि, इसका मीनिंग है ताकि कुछ उनकी बाल्टी से ड्रॉप्स गिरकर ऐसा ना हो जाए कि पूरे कुएं का पानी बर्बाद हो जाए, मीन्स छू जाए, वो पॉल्यूट हो जाए। क्योंकि वो क्या समझ रहे थे, उनको कैसे पता था कि गांधी जी अनटचेबल नहीं थे, क्योंकि उनको अपीयरेंस से ऐसा महसूस हुआ कि गांधी जी असपृष्ट थे, मतलब अछूत थे। तो उनको ये लगा कि अगर गांधी जी कुएं का पानी टच कर देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो इस चीज़ को उस समय बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। गांधी डिसाइडेड to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Rajkumar Shukla was capable of imparting. गांधी जी डिसाइड करते हैं कि चंपारण जाते हुए, इन रोड मतलब रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ता है, तो वहाँ पे वो जाके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे, जो कि राजकुमार शुक्ला कैपेबल नहीं था, वो इलिटरेट था, इसलिए वो सारा इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहा था उस केस के बारे में कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं।
तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुजफ्फरपुर से वो ज़्यादा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, और उन्होंने जे.बी. कृपलानी, जिनको वो पहले से जानते थे, उनको एक टेलीग्राम भेजा। When he had whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिससे वो कहाँ मिले थे? टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे पहले। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। मुजफ्फरपुर में ट्रेन अराइव करती है रात को, आधी रात को, 15 अप्रैल को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पे गांधी जी का वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, और वहाँ पे गांधी जी 2 दिनों के लिए रुकते हैं प्रोफेसर मलकानी के घर पे। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, ये एक असाधारण बात थी उन दिनों। गांधी कमेंटेड, बताते हैं गांधी, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, जो मलकानी थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनको एक ऐसे आदमी को हार्बर करना जो कि, क्योंकि पता था कि वो किस मोमेंट के लिए वहाँ पे आए हुए हैं, पीजेंट्स जो कि अगेंस्ट था ब्रिटिश रूल के, पीजेंट्स का हेल्प करना, तो वो उनकी हेल्प के लिए आए थे। तो ऐसे में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, वो गांधी जी को अगर अपने घर में हार्बर करता है, मतलब सीक्रेट शेल्टर देता है, आश्रय देता है, तो वो एक बहुत बड़ा डेयर का काम था, हिम्मत का काम था, जो कि मलकानी ने किया था। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो छोटी जगह में, क्योंकि वो बहुत बड़ी जगह नहीं थी, छोटी जगह में जो इंडियंस थे, भारतीय थे उस समय के, वो डरते थे ऐसे लोगों के तरफ संवेदना दिखाने में जो कि होम रूल के लिए एडवोकेट कर रहे थे, मतलब देश के दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों के पक्ष में, उनके पक्ष के लिए लड़ रहे थे या वकालत कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का साथ देने में वो डरते थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का राज था। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. गांधी जी का एडवेंट, अराइवल और नेचर ऑफ हिज मिशन, किस काम के लिए वो वहाँ पे आए हैं, वो जल्दी ही मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगान अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन। और चंपारण से बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स, क्योंकि पता चल गया कि कोई चैम्पियन, मतलब उनका कोई लीडर आ चुका है उनकी हेल्प करने के लिए, तो वो पैदल और जो भी गाड़ियाँ उनको मिल रही थी, अवेलेबल थी उस समय, उसमें चढ़ के वो पहुँच गए सारे चंपारण गांधी जी से मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के लॉयर को बुलाया उन्होंने गांधी जी को केस के बारे में डिटेल्स करने के लिए, बताने के लिए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, जो कि किसानों की तरफ से कोर्ट में वकालत करते थे, लड़ाई करते थे, मतलब पीजेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में। तो उनको उनके केस के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता था, सब कुछ पता था। They told him about their cases and reported the size of their fee. तो वो उनको केस के बारे में सारा कुछ बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरह की फ़ी वो पुअर शेयर क्रॉपर्स से चार्ज करते थे। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बीफ फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब गांधी जी चाइड मीन्स स्कोल्ड करते हैं लॉयर्स को कि वो पुअर शेयर क्रॉपर से इतनी बड़ी अमाउंट क्यों चार्ज करते हैं फीस के तौर पे। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। और गांधी जी कहते हैं कि मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूँ कि हमें लॉ कोर्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उसको नहीं करना चाहिए, लॉ कोर्ट नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। और ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो उनका जो डिसीज़न होगा ऑब्वियसली वो लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर्स के फेवर में होगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन द लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। जहाँ पे किसान जो हैं, गरीब किसान हैं, वो इतने ज़्यादा क्रस्ट हैं, तो ह्यूमिलिएटेड हैं या शोषित हैं, एक्सप्लॉयटेड हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो वहाँ पे कोर्ट में जाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा
नहीं हो पाएगा। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फेयर, और असली उनकी हेल्प होगी, सहायता जो होगी उनको डर से मुक्त कराना। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. जो ज़्यादा अरेबल कल्टिवेबल लैंड था, अरेबल मीन्स जो खेती योग्य ज़मीन थी, फार्मेबल लैंड चंपारण का था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो बड़े बड़े स्टेट्स में, मतलब वो रियासत में या जागीर में डिवाइड हो चुका था, और उसमें टेनेंट्स जो थे, रेंटर थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे, उसमें वो काम करते थे, इंडियन थे, इंडियन पुअर शेयर क्रॉपर्स उसमें काम करते थे। ज़मीन जो थी वो किसकी थी, इंग्लिशमैन की थी या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की थी, और उसमें गरीब बटाईदार किसान काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और चीफ कॉमर्शियल क्रॉप व्यवसायिक जो वहाँ की उपज थी वो इंडिगो थी या नील थी। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 of 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as land. वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड थे वो कंपेल करते थे, बाधित करते थे सारे रेंटर्स को, टेनेंट्स को, कि वो 3/20 या 15% अपने लैंड का जो है वो उसमें इंडिगो कल्टीवेट करें, इंडिगो उपजाएं, और वो एंटायर जो क्रॉप था इंडिगो का वो सरेंडर कर दें लैंडलॉर्ड्स को। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक बहुत ही बड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए संधि होती थी जो उन्होंने कर रखा था। तो मतलब काफ़ी समय तक किसानों को उसी ज़मीन पे इंडिगो की क्रॉपिंग करके और 15% उसका लैंडलॉर्ड को देना होता था। तो बच्चों आप सोच सकते हो कि अगर 15% हर एक साल वो करते थे और वो बैरन हो जाता था, अनफर्टाइल हो जाता था लैंड, तो फिर नेक्स्ट ईयर वो लैंड यूजलेस होता था। बाकी का 15 मीन्स बाकी का जो उनका 85% था उस पर वो क्रॉपिंग करते थे नेक्स्ट ईयर। अगले साल फिर 15% जिस पे इंडिगो की क्रॉपिंग होती थी, इंडिगो का कल्टीवेशन होता था, वो फिर से वापस बैरन हो जाता था, अनफर्टाइल हो जाता था, बंजर हो जाता था। तो इस तरह नेक्स्ट ईयर दूसरे साल में, क्योंकि ये बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो उनका जो लैंड था वो वही सेम होता था, ज़मीन जो उन्हें मिलती थी वो वही मिलती थी, और नेक्स्ट ईयर उनके पास 30% लैंड उनका अनफर्टाइल हो चुका होता था, बैरन हो चुका होता था। तो इस तरह से इसका अनुपात हर एक साल बढ़ता चला जाता था और किसान इसमें बंधे रहते थे, मतलब वो जो खाने योग्य जो फसल पैदा करते थे वो हर एक साल कम होता जाता था 15% से। तो इस तरह से किसानों की ये परेशानी थी। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और फिर ये पता चलता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंडिगो पैदा कर लिया। तो ऑब्वियसली जो आर्टिफिशियल इंडिगो था वो नेचुरल इंडिगो से चीप होगा। दे thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। और वो जो लैंडलॉर्ड्स थे और ब्रिटिशर्स थे इतने स्मार्ट थे कि क्योंकि उनका जो कल्टीवेशन था, उनकी क्रॉप थी, अब वो उतनी कॉस्टली बिक नहीं पा रही थी, क्योंकि इंडिगो जर्मनी ने बना लिया था, सिंथेटिक इंडिगो, जो चीपर रेट पे अवेलेबल थे मार्केट में। तो अब ये लैंडलॉर्ड्स ने ये पीजेंट्स को रियलिटी नहीं बताई, अब उनका जो क्रॉप था वो बिक नहीं रहा था, तो उन्होंने उनको दिखाया कि वो उनको 15% के इंडिगो कल्टीवेशन से फ्री कर रहे हैं, और इसके बदले उन्होंने उनसे कंपनसेशन मांगा, मुआवजा मांगा, मतलब पैसे मांगे। उनको रियलिटी ना बताते हुए उनको ये कहा कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम आपको 15% के फार्मिंग से फ्री कर रहे हैं, अब आपको 15% अपने लैंड का इंडिगो नहीं उगाना होगा, लेकिन इसके बदले आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, मीन्स मुआवजा देना पड़ेगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द पीजेंट्स। तो इतना ही ज़्यादा वो उबाऊ था, परेशान करने वाला था, irksome, annoying, परेशान करने वाला था ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो उनको 15%
ग्रो करना होता था इंडिगो का। तो इसके कारण वो लोग बहुत हड़बड़ी में बिना कुछ जाने समझे कुछ किसान तैयार हो गए थे। एंड मेनी साइंड विलिंगली, बहुत सारे किसानों ने ये एग्रीमेंट साइन कर दिया कि वो उनको मुआवजा देंगे और पे भी कर दिया। दोज हु रजिस्टर्ड इंगेज्ड लॉयर्स, और जिन्होंने इसका विरोध किया, जिन गरीब किसानों ने इसका विरोध किया, उन्होंने लॉयर इंगेज किया। अब उनके पास कोई और तरीका नहीं था, लॉयर का ही हेल्प लेना था क्योंकि उनको कोर्ट जाना होता। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने वायलेंट क्रिमिनल्स, उनको थ्रेटन करने के लिए, बुली करने के लिए उन्होंने ठग्स हायर कर लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। इसी बीच में इलिटरेट पीजेंट्स मतलब जो अशिक्षित किसान थे, अशिक्षित किसानों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी से आ गया है और इसीलिए उनको ये इंडिगो की जो क्रॉपिंग है, फार्मिंग है, उससे फ्री किया जा रहा है। तो अब वो भी चाहते थे, उनको पता चल गया कि उनको बेवकूफ़ बना के ये कंपनसेशन लिया गया है, तो वो अपना पैसा वापस चाहते थे। दिस इज़ ऑल अबाउट today's session. So next day we'll read the next part of the chapter.